नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नारायण आईटी जयपुर में। आज का अपना जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है उसको आवर्ती मापक यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देखो अपने को ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो है ये एक तरीके से अपनी जो ऐसी साइकिल चलती है, ऐसी जो वेव चलती है, ये वेव चलती है, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, वही एक तरीके से क्या है इसके लिए फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो समय अक्ष के साथ ज्यामानों में जो एक पूर्ण परिवर्तन होता है वो चक्र कहलाता है, और एक सेकंड समय में तय की गई चक्रों की जो संख्या होती है वो अपना फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसको हम लोग आवृत्ति के नाम से जानते हैं। तो इनकी जो संख्या रहती है वो एक सेकंड समय में 50 होती है, एक सेकंड समय में 50 होती है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका जो मात्रक होता है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी के मात्रक की बात करूं तो इस फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज, और इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है वो होता है Hz। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके आगे इसका मात्रक लिखा जाता है जो अपना 50 हर्ट्ज होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अपने दो प्रकार की सप्लाई होती है, एक होती है एसी सप्लाई, एक होती है अपनी डीसी सप्लाई। ठीक है, एसी सप्लाई जो होती है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी सप्लाई जो होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी सप्लाई जो होती है उसमें किसी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है वो अपना जीरो होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है अपना जीरो। ठीक है, और एसी सप्लाई की यदि बात करता हूं तो एसी सप्लाई अपनी नॉर्मली दो प्रकार की होती है, एक होती है अपनी सिंगल फेज की, ठीक है, और दूसरी होती है अपनी थ्री फेज प्रणाली, थ्री फेज सिस्टम। तो इन दोनों की यदि मैं बात करूं, सिंगल फेज की बात करूं चाहे थ्री फेज की बात करूं, तो यहाँ पर जो आवृत्ति का मान रहेगा, फ्रीक्वेंसी का जो मान रहेगा, उस फ्रीक्वेंसी का मान रहेगा अपना 50 हर्ट्ज रखने का कारण यही है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है। ये 50 हर्ट्ज होने का कारण है कि जब हम लोग सीआरओ वगैरह जो होते हैं उसके द्वारा यदि इसकी फ्रीक्वेंसी मापन करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि यहाँ पर एक सेकंड समय में जो राशि होती है अपनी, चाहे वोल्टेज की बात करो चाहे करंट राशि की बात करो, ये जो राशियां होती है ये एक सेकंड समय के अंदर 50 चक्कर कंप्लीट कर लेती है। तो एक सेकंड समय में तय की गई चक्रों की जो संख्या होती है वो अपनी 50 हर्ट्ज होती है, इसलिए इंडिया की फ्रीक्वेंसी रखी जाती है वो अपनी 50 हर्ट्ज रखी जाती है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला भी काम में लेते हैं, वो फॉर्मूला होता है अपना F बराबर Pn/120। इस फॉर्मूले के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मुख्य रूप से दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो पोलों की संख्या के समानुपात में होती है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रोटर जो होता है उस रोटर के घूर्णन गति के समानुपात में होती है। इसका मतलब पोलों की संख्या बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता है, घूर्णन गति बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी का मान अपना बढ़ जाता है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नॉर्मली दो चीजों पर डिपेंड करती है, पोलों की संख्या पर और एक घूर्णन गति पर, कि किसी स्पीड से उसका रोटर जो है वो घूम रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है इसकी गणना करने के लिए हम लोग कौन कौन से यंत्र काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो इन यंत्रों की गणना के लिए हमारे को पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी जो होती है मुख्य रूप से इन दो चीजों पर डिपेंड करेगी। अब इन दो चीजों पर डिपेंड करेगी तो डिपेंड करने के साथ साथ उसको मापने के जो यंत्र होंगे वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मापन के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार के यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं। उन चारों प्रकार के यंत्रों की हम लोग चर्चा करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मापन के लिए जो यंत्र है वो है फ्रीक्वेंसी मीटर, जो है अपने मुख्य रूप से 4 प्रकार के रहेंगे। सर्किट डायग्राम से अपने समझ में जल्दी आया। पहला होता है अपना रीड प्रकार का,
फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना, रीड प्रकार का जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है उसको यांत्रिक अनुनाद मीटर के नाम से भी जाना जाता है। यांत्रिक अनुनाद मीटर, ठीक है, पहला मीटर हो गया अपना। दूसरे मीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मीटर जो है अपने मुख्य रूप से 4 प्रकार के रहेंगे। तो दूसरा जो रहेगा वो रहेगा विद्युत डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर, ठीक है। तीसरा जो रहेगा वो अपना रहेगा मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर, दूसरे प्रकार का होता है विद्युत डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर। तीसरा जो रहेगा अपना वो रहेगा मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी और चौथा जो है अपना वो है इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी मीटर। इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है वो एक तरीके से अपना सीआरओ ही होता है। सीआरओ के ऊपर जिस प्रकार से हम लोग साइकिल को देख सकते हैं, साइकिल में चक्रों की संख्या काउंट कर सकते हैं, तो सीआरओ जो होता है उसी प्रकार का अपना एक इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी मीटर होता है। अब चलते हैं हम लोग अपने पहले यंत्र पे, जिसका नाम है रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर, ठीक है। तो रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है, ध्यान रखना, उसको यांत्रिक अनुनाद मीटर के नाम से भी जाना जाता है। पहला जो मीटर है अपना वो रहेगा रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। इसका जो अन्य नाम होता है वो है यांत्रिक अनुनाद मीटर। अब देखो इसको यांत्रिक अनुनाद मीटर जो है क्यों कहा जाता है भाई? इस मीटर के लिए कहा जाता है कि इसके अंदर कंपन करने के लिए कुछ पत्तियां मौजूद होती है, और वो पत्तियों के अंदर जो कंपन मौजूद होता है वो इस अनुनाद के कारण ही उत्पन्न होता है। तो अनुनाद के कारण जब इस पत्तियों के अंदर कंपन उत्पन्न होता है तो उसी वजह से इस मीटर को यांत्रिक अनुनाद मीटर कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यांत्रिक अनुनाद मीटर कहने का कारण है क्या है। तो मीटर में कंपन उत्पन्न होने के कारण इस यंत्र को यांत्रिक अनुनाद मीटर कहते हैं। याद रखना है देखो कि मीटर के अंदर दोलन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन उत्पन्न होने के कारण ही इसको अनुनाद मीटर के नाम से, यांत्रिक अनुनाद मीटर के नाम से जाना जाता है। अब अपने को ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो कंपन मौजूद होता है वो कंपन किस चीज में होता है। तो इसके अंदर कुछ पत्तियां लगी होती है, इसके अंदर कुछ पत्तियां लगी होती है, उन पत्तियों के अंदर जो कंपन होता है उस कंपन के कारण ही ये मीटर जो होता है वो अपना पाठ्यांक रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं ये यंत्र जो होता है किस प्रकार से काम करता है, किस वजह से, किस प्रकार से इस यंत्र के अंदर हम लोग उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका मापन कर सकते हैं। तो देखो पहले बात करते हैं इसकी संरचना की, पहले बात करते हैं हम लोग इसकी संरचना की। तो इसकी संरचना जो होती है उसके लिए हम लोग को ध्यान रखना है कि इसके अंदर एल आकृति की 7-8 पत्ती होती है, 7-8 पत्तियां होती है।
सात आठ पत्तियां जो रखी जाती है उनकी अगर चौड़ाई की मैं बात करूं तो चौड़ाई 4 mm होती है, मोटाई की मैं बात करूं तो 0.5 mm होती है। ठीक है, चौड़ाई और मोटाई। पत्तियों की चौड़ाई और पत्तियों की मोटाई। अगर इनकी मैं बात करूं तो इनकी चौड़ाई जो होती है वो 4 mm होती है। ठीक है, चौड़ाई जो होती है वो 4 mm होती है, और मोटाई यदि बात करूं तो 0.5 mm। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है विशेष तौर पे कि इसमें एल आकृति की पत्तियां होती है, उनकी जो संख्या होती है वो 7-8 पत्ती के लगभग होती है। चौड़ाई जो होती है पत्तियों की वो 4 mm होती है, मोटाई जो होती है वो 0.5 mm होती है। अब यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि इन पत्तियों के अंदर जो कंपन मौजूद रहेगा, इन पत्तियों के अंदर जो कंपन मौजूद रहेगा वो उन पत्तियों की आकृति के ऊपर निर्भर करेगा। वो उन पत्तियों की आकृति पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। और इन पत्तियों के अंदर जो कंपन उत्पन्न करवाने के लिए जो स्पेस छोड़ा जाएगा, जो जगह छोड़ी जाएगी, वो कुछ इस प्रकार से रहेगी कि ये पत्तियां एक दूसरे से जब चक्रों की संख्या एक चक्कर की आधी हो जाए, एक चक्कर की आधी हो जाए, तो उसी के दौरान ये अपने अंदर एक कंपन महसूस करे, उस कंपन उस संकेतक को पढ़ना शुरू कर दे। तो लगभग इन पत्तियों की वजह से इसके अंदर कंपन मौजूद होगा, और वो कंपन 1/2 चक्र के आधार पर पत्तियों में कंपन मौजूद, कंपन उत्पन्न होगा। ठीक है, अब इनमें कंपन किस आधार पर उत्पन्न होगा, तो देखो इन पत्तियों को स्थापित करने के लिए एक क्रोड उपयोग में ली जाएगी, एक क्रोड उपयोग में ली जाएगी। क्रोड जो रहेगी वो लेमिनेटेड रहेगी, उसके ऊपर वाइंडिंग स्थापित रहेगी। ठीक है, और वाइंडिंग के अंदर जब हम लोग एसी सप्लाई प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर इंडक्शन प्रभाव होगा। इंडक्शन प्रभाव के कारण पत्तियों को कभी अपनी ओर झगड़ेगी, कभी वापस से उसको छोड़ देगी। तो बार बार इन पत्तियों के अंदर एक कंपन मौजूद हो जाएगा। वो कंपन जो होगा, जिस पत्ती पे आयाम का मान सबसे अधिक होगा, वही पत्ती अपने को उस यंत्र के द्वारा सप्लाई स्रोत की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे, जैसे मैं लिख देता हूं यहां कि एक कोर काम में ली जाएगी, एक लेमिनेटेड कोर, एवं उस पर वाइंडिंग स्थापित होगी। ठीक है, अब जब वाइंडिंग उस पर स्थापित होगी, जब जैसे ही हम उसको विद्युत सप्लाई सोर्स के साथ संयोजित करेंगे तो पत्तियों में जो कंपन होगा वो उत्पन्न होगा, और जिस पत्ती में सबसे ज्यादा कंपन उत्पन्न हो जाए, या जिस पत्ती का आयाम जो होता है, एम्पलीट्यूड स्तर जो होता है वो सबसे अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन में अपने को मानना है कि किसी यंत्र के द्वारा आने वाले सप्लाई सोर्स की फ्रीक्वेंसी को मापा गया। तो इस प्रकार से अपना रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को मापेगा या उसकी गणना करेगा। ठीक है, इसके अलावा इससे संबंधित अपने को ध्यान रखना है कि ये यंत्र जो होता है, इस यंत्र पर स्रोत वोल्टेज में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। या फिर मैं कह सकता हूँ नोट लगा करके विशेष तौर पर अपने को ध्यान रखना चाहिए कि यंत्र पर या इस यंत्र पर वोल्टेज परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
ये था अपना रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। इसके अलावा जो इसमें मोस्टली चीज है वो ये ध्यान रखनी है कि ये यंत्र जो होता है 1/2 मतलब एक चक्कर जो पूरा होता है, चक्कर की यदि बात करूं तो साइकिल अपनी ये होती है, पूरी साइकिल अपनी ये होती है, तो इस साइकिल के 1/2 मतलब यहाँ, तो इस यंत्र के द्वारा इस आधे चक्कर तक की फ्रीक्वेंसी को नहीं पढ़ा जाएगा, या इससे कम जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ना उस फ्रीक्वेंसी को इसके द्वारा पढ़ा नहीं जाएगा। तो इस यंत्र को प्रचालित करने के लिए इसके अंदर जो पत्तियां होती है उनकी सेटिंग या उनका एडजस्टिंग पॉइंट जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि ये पत्तियां फ्रीक्वेंसी के आधे से ज्यादा चक्कर पर कार्यरत रहेगी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ये जो चक्र की संख्या है अगर एक चक्र की आधी रहती है तो उस कंडीशन में ये मीटर सही से काम करेगा, अगर आधे से कम रह जाती है तो उस कंडीशन में इस यंत्र के द्वारा फ्रीक्वेंसी की गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, तो लिख सकता हूं चक्र के 1/2 मान से कम पर यह यंत्र आवर्ती मापन नहीं करेगा, आवर्ती मापन नहीं करेगा। तो ये था अपना रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। तो ध्यान रखना इस यंत्र का जो दूसरा नाम होता है वो यांत्रिक अनुनाद मीटर होता है, और यांत्रिक अनुनाद मीटर बोलने का कारण यही है कि इस यंत्र के अंदर जो कंपन उत्पन्न होता है अनुनाद के कारण उत्पन्न होता है, अनुनाद के कारण उत्पन्न होने के कारण इस यंत्र को यांत्रिक अनुनाद मीटर कहा जाता है। आज इसकी संरचना की यदि बात करते हैं तो एल आकृति की पत्तियां होती है जिनकी संख्या 7 से 8 की वृद्धि हो सकती है। इन पत्तियों की चौड़ाई की बात करते हैं तो पत्तियों की चौड़ाई 4 mm होती है, मोटाई जो होती है वो 0.5 mm होती है। पत्तियों की जो सेटिंग होती है एडजस्टिंग पॉइंट जो होता है उसको कुछ इस हिसाब से रखा जाता है कि एक चक्कर के आधे चक्कर के आधार पर ये पत्तियां अपने अंदर एक कंपन महसूस करे या एक कंपन जो इसके अंदर उत्पन्न हो जाए, और ये पत्तियों के अंदर जो कंपन उत्पन्न होगा, इस पत्तियों के अंदर जो कंपन उत्पन्न होगा वो इस लैमिनेटेड कोर के ऊपर स्थापित इस वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होने के कारण होगा। ठीक है, उसके बाद में अपने इस यंत्र से संबंधित ध्यान रखना है कि इस यंत्र पर वोल्टेज परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चक्कर के 1/2 मान से कम पर यह यंत्र आवर्ती मापन नहीं करता है। भाई अगर एक चक्कर जो है अगर उसमें आधा चक्कर से मान उसकी वैल्यू कम रह जाती है, आधे चक्कर से कम उसकी वैल्यू रह जाती है, तो उस कंडीशन में उस यंत्र के द्वारा उसका मान नहीं पढ़ा जाएगा, या फिर मैं कहूं कि समय अक्ष के साथ, समय अक्ष के साथ 180 डिग्री से कम कोण वैल्यू या कोण एंगल होने पर यंत्र कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो ये था अपना रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर की, तो उसका नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर। अगर इसके अन्य नाम की बात करें तो इस मीटर को रेशियो मीटर प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर भी कहते हैं। तो रेशियो मीटर प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। अब इस यंत्र की संरचना की बात करते हैं तो देखो इस यंत्र की संरचना को किस प्रकार से बनी होती है। फर्स्ट अपने को ध्यान रखना है संरचना के लिए अपने को ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार की यंत्र की संरचना को हम लोग देखते हैं तो इस प्रकार के मीटर के अंदर अपने को दो स्थायी चुंबक मिलेगी, दो स्थायी चुंबक मिलेंगे। ठीक है, दो स्थायी चुंबकों के मध्य अगर मैं देखूं तो दो कॉइल स्थापित रहेगी जो मूविंग कॉइल प्रकार की रहेगी, तो दो कॉइल रहेगी, दोनों कॉइल जो है वो स्थायी चुंबक के मध्य रहेगी।
इकाई चुंबक के मध्य। ठीक है, और इन दोनों चुंबकीय जो कॉइल होती है, अपनी जो कॉइल होती है, ये कॉइल जो होती है ये मूविंग कॉइल प्रकार की होती है, मतलब मूवमेंट करने वाली कॉइल जो होती है वो होती है। और इसी मूविंग कॉइल के साथ एक दूसरा जो होता है संकेतक जो होता है वो लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मूविंग कॉइल के साथ संकेतक जुड़ा होता है। संकेतक जुड़ा होता है, और यहाँ आपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों मूविंग कॉइल होती है, दो मूविंग कॉइल जो होती है अपनी, दोनों जो मूविंग कॉइल होती है, इन दोनों की स्थापना यदि हम लोग देखते हैं तो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर संयोजित रहती है। ठीक है, अब इसके अलावा इस यंत्र में अपने को ध्यान रखना है, विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि यह यंत्र जो होता है अपना विद्युत डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है, रेशियो मीटर प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है, यह मुख्य रूप से डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। देखो यहां अपने को ध्यान रखना है कि डीसी सप्लाई में काम कब करता है, तो देखो एसी सप्लाई जो होती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। जब एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए दोनों मूविंग कॉइल जो होती है, दोनों कॉइलें जो होती है जिसको 90 डिग्री के साथ संयोजित किया जाता है, इन दोनों कॉइलों के साथ अपने को दो ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ लगाने होते हैं, जिसके द्वारा एसी सप्लाई जो आ रही होती है वो फिर डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। जब डीसी में कन्वर्ट हो जाती है तो इसके द्वारा पाठ्यांक जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए दो ब्रिज रेक्टिफायर उपयोग में लेते हैं। ठीक है, दो ब्रिज रेक्टिफायर काम में लेते हैं। अब साथ ही अपने को ये ध्यान रखना है कि इस यंत्र को अगर कार्य करवाए तो कार्य करवाने के साथ साथ इस यंत्र में हमारे को दो विशेष चीजें काम में लेनी होती है, दोनों ब्रिज रेक्टिफायर परिपथों के साथ कुंडली के साथ संयोजित रहती है। दोनों है, एक तो होता है स्थायी मान का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। ठीक है, एक तो होता है स्थायी मान का प्रतिरोध और दूसरा होता है अपना और एक कैपेसिटर यूज में लेते। ठीक है, अब इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि इनका जो संयोजन होता है, जो प्रतिरोध होता है, कैपेसिटर होता है, अगर इनके संयोजन की बात की जाती है तो ध्यान रखना एक कॉइल के साथ प्रतिरोध होता है, एक कॉइल के साथ अपना कैपेसिटर होता है। इन दोनों को आपसी सामंजस्य करके ही इस यंत्र की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका मान 40 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या इससे बढ़ा करके हम लोग 12 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी गणना आसानी से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि प्रतिरोध एवं कैपेसिटर, प्रतिरोध एवं कैपेसिटर के सामंजस्य से फ्रीक्वेंसी मापन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो विद्युत डायनेमोमीटर जो होता है इसके अंदर दो
होते हैं, चुंबक कहाँ पे लेते हैं, तो मूविंग कॉइल कहाँ पे लेते हैं, इस टाइप प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र के मध्य लगी होती है और दोनों मूविंग कॉइल होती है उनको एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर संयोजित करते हैं, मूविंग कॉइल के साथ संकेतक जुड़ा रखते हैं। और इस यंत्र के लिए मोस्टली अपने को ध्यान रखना है ये बात कि ये यंत्र जो होता है वर्किंग जो करेगा वो डीसी सप्लाई पर करेगा, डीसी जो होगी उस पर करेगा, ठीक है। और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस यंत्र के अंदर दो ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ उपयोग में लिए जाते हैं और इस टाइम आपका प्रतिरोध और एक कैपेसिटर यूज में लेते हैं, जिनमें एक प्रतिरोध एक कुंडली के साथ और दूसरा जो कैपेसिटर होता है वो अपने दूसरी कुंडली के साथ संयोजित किया जाता है। और इन दोनों को संयोजन करने के बाद में ही हम लोग इस परिपथ में एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए दो ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ उपयोग में लेते हैं। तो आप लोग नोट कर लो इसको। दूसरे प्रकार का अपना जो मीटर है वो है विद्युत डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर। इस मीटर का जो अन्य नाम है वो है अपना रेशियो प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। अगर इसके सर्किट डायग्राम को हम लोग देखते हैं इसका चित्र जो होता है वो किस प्रकार से होता है, तो वो कुछ इस तरीके से इसका आंतरिक संयोजन होता है, इंटरनल कनेक्शन होते हैं। अब इंटरनल कनेक्शन की बात करें तो देखो मैंने अभी संरचना लिखवाई थी, संरचना के अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर दो स्थायी प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र रहेंगे और दोनों के चुंबकीय क्षेत्र है वो परवल प्रकार के रहेंगे, मतलब शक्तिशाली प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र रहेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र के मध्य दो कॉइल स्थापित रहती है, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य दो कॉइल स्थापित रहती है। इन दोनों कॉइलों की स्थापना होती है वो एक दूसरे से 90 डिग्री के अंतराल पर होती है। इसी के साथ संयोजित रहता है इसका पॉइंटर और पॉइंटर जो रहता है वो संकेतक के साथ अपना जो संकेतक होता है वो पैमाने के साथ अपनी रीडिंग को नोट करता है। अब देखो वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से काम करेगा। मैंने कहा था कि एक कॉइल जो होती है उसके साथ कैपेसिटर संयोजित होता है और दूसरी कॉइल जो होती है उसके साथ रेजिस्टेंस संयोजित किया जाता है। अब देखो जैसे हम लोग इसको सप्लाई के साथ संयोजित करेंगे, सप्लाई के साथ संयोजित करते ही दोनों ही भुजाओं पर दोनों ही कॉइलों के साथ दो प्रकार के ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ हमने उपयोग में ले रखे। तो ये दोनों ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ क्या करेंगे, इस परिपथ की जो एसी सप्लाई आ रही है भाई यहाँ से ये जा रही है, इधर से ये आ रही, तो इस सप्लाई को क्या करेंगे ये दोनों, ये इस सप्लाई को एसी से डीसी में कन्वर्ट करने की, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देंगे और जैसे ही ये डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो डीसी में कन्वर्ट करते ही यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा दोनों कॉइलों के मध्य वो एक दूसरे से विपरीत प्रकार का बन जाएगा। तो दोनों कॉइलें समान मान की है, समान मान के होने के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो भी समान बनेगा। जब समान यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो पॉइंटर जो होता है वो अपना जो पैमाना होता है वो 50 अटैच का रिप्रेजेंट करता है। बट टॉर्क दोनों में एक समान बनेगा, एक समान बन रहा है तो यहाँ पर जो रीडिंग पाठ्य में नोट किया जाएगा वो 50 अटैच नोट किया जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैपेसिटर संयोजित है, एक रेजिस्टेंस संयोजित है, अगर इन दोनों के मानों की बात की जाती है तो देखो रेजिस्टिव परिपथ के साथ जो कॉइल संयोजित है इसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा मान जो रहता है वो फिक्स रहता है, ना तो करंट मान में परिवर्तन होता है ना ही वोल्टेज मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है। लेकिन कैपेसिटर की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर रिएक्टिव प्रभाव जनरेट होगा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्रभाव होगा, उसके कारण से विद्युत धारा कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो जब इसका मान यहाँ परिवर्तित होगा तो इस कॉइल के साथ इस कैपेसिटर के साथ जुड़ी हुई जो कॉइल होती है उसके मान में भी कुछ परिवर्तन हो जाएगा। यदि इसके मान में बढ़ोतरी होती है, करंट मान में वृद्धि हो जाती है, तो करंट मान में वृद्धि होने के साथ यहाँ पर संकेतक जो होगा वो भी एक तरीके से फ्रीक्वेंसी का मान अधिक बताया। और यदि कमी होती है तो इस पॉइंटर को ही वापस पीछे की ओर मतलब 40 हर्ट्ज की ओर फ्रीक्वेंसी को इंगित करेगा। तो एक प्रकार से यहाँ पर इसके मान में अगर हमारे को परिवर्तन करना है तो परिवर्तन एक ही वजह से हो सकता है, वो है इस कैपेसिटिव मान में परिवर्तन करके। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान परिवर्तित होगा तो उसी के अनुपात में या उसी के समानुपात में जो पॉइंटर होगा, जो इसके साथ जुड़ी हुई कॉइल जो होगी उससे जुड़ा हुआ जो संकेतक है पॉइंटर जो है वो अपना मान रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से अगर विद्युत डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है वो कार्य करता है। तो यहाँ इससे संबंधित हम लोग विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है कि ये मीटर जो होता है ये आंतरिक संरचना अगर इसकी देखते हैं तो आंतरिक संरचना में इस कॉइल के साथ इस पॉइंटर को वर्किंग स्थिति में रखने के लिए यहाँ एक ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ लगाए जाते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ लगाते ही विपरीत प्रकार का टॉर्क विकसित होगा दोनों कॉइलों में विपरीत प्रकार का टॉर्क विकसित होगा। तो यहाँ ये पॉइंटर जो होगा ये अपने स्थान से गमन नहीं करेगा। गमन नहीं करने का कारण ये रहेगा कि दोनों के अंदर उत्पन्न होने वाला टॉर्क जो रहेगा वो एक समान मान का हो जाएगा। ठीक है, तो
इसके साथ अपने को यहाँ ये ध्यान रखना है कि इस यंत्र को जब भी वर्किंग प्रिंसिपल पे लाया जाता है, वर्किंग स्टेज पे लाया जाता है, तो उस दौरान ये यंत्र केवल और केवल डीसी सप्लाई पर ही कार्य करेगा। अगर यहाँ ये सब करेगी तो ये वर्किंग स्थिति में नहीं आएगा, अपने फ्रीक्वेंसी का मापन नहीं बताएगा। अब इससे संबंधित कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, तो वो एक तरीके से मैं नोट के तौर पे लिख देता हूँ। तो देखो फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है अपना, फ्रीक्वेंसी मीटर जो रहता है, उस फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा अगर हम लोग वोल्टेज नापते हैं तो 3% तक की कमी या अधिकता हो सकती है। 3% या तो फ्रीक्वेंसी मान अधिक नापेगा, या 3% की बात करो कमी की, तो 3% कमी जो होगी उसको भी आसानी से नापेगा। 50 का 3% देखें तो लगभग 1.5%, ठीक है। तो 1.5 तक की फ्रीक्वेंसी में कमी या अधिकता जो होती है उसको आसानी से ये नाप सकता है। तो अब देखो पहली चीज नोट के तौर पे लिख देता हूँ। पहला आपने को ध्यान रखना है विद्युत डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है ये रेशियो मीटर प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर होता है। इस यंत्र पर वोल्टेज मान परिवर्तनों का प्रभाव नहीं पड़ता। वोल्टेज मान परिवर्तनों से अप्रभावित है, ठीक है। पहली चीज तो अपने को ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है कि ये मीटर जो होता है, ये इसका पैमाना जो होता है वो हमेशा आनुपातिक होता है। पैमाना आनुपातिक, ठीक है। यंत्र का पैमाना आनुपातिक होता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इस यंत्र से संबंधित अपने को ध्यान रखना है कि इस यंत्र में अगर हम लोगों को कुछ परिवर्तन करना है, भाई इसके नॉर्मली अगर बात करूं तो इस यंत्र के द्वारा लघु आवृत्ति जो होती है, मतलब छोटी आवृत्ति, जैसे 40 से 60 हर्ट्ज तक आवृत्ति को आसानी से नापा जा सकता है। तो आसानी से मापा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने को इसके मान में वृद्धि करनी है या फिर किसी यंत्र की जो माप सीमा है, तो माप सीमा बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें 2 प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं। दोनों प्रकार के परिवर्तन या तो रेजिस्टेंस मान में वृद्धि करके और या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसके मान में परिवर्तन करके। तो यंत्र की माप सीमा बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस मान में परिवर्तन किया जाता है। इसका मान परिवर्तित करके इस यंत्र की माप सीमा जो होती है उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था अपना विद्युत डायनामिक प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। नोट कर लो इसको। बात करते हैं तीसरे प्रकार का यंत्र अपना फ्रीक्वेंसी मीटर में उसकी। तो तीसरे प्रकार का यंत्र मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर। देखो अभी हमने पढ़ा था विद्युत डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर, अब हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत आयरन प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। देखो विद्युत डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर जो पढ़ा था उसके अंदर हमने 2 कॉइलें काम में ली थी, दोनों ही कॉइलें यहाँ भी काम में लेनी है। वहां पर हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस काम में लेते हैं, ठीक है, और एक कैपेसिटर काम में लेते हैं। बस इस मीटर में इतना सा परिवर्तन है कि उस मीटर में विद्युत डायनामिक मीटर जो होता है उस मीटर के मध्य हम लोग एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर यूज में लेते हैं,
हम जो काम में लेते हैं वो अपना एक तो रेजिस्टेंस होता है जो मैग्नेटिक रिलेशन का बना होता है, ठीक है, जो कुछ मान का रेजिस्टेंस होता है, एक तो वो रेजिस्टेंस काम में लेते हैं और साथ साथ एक इंडक्टर की कॉइल जो होती है जो जिसको हम लोग कहते हैं वो काम में ली जाती है, ठीक है। तो वहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस मान को परिवर्तित करके हम लोग फ्रीक्वेंसी मान में परिवर्तन कर लेते हैं। अब यहाँ की अगर देखें इस मूविंग आयरन प्रकार फ्रीक्वेंसी मीटर की, तो इस मीटर के अंदर हम लोग जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा उस इंडक्टिव रिएक्टेंस मान को परिवर्तन करके फ्रीक्वेंसी मान में परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलते मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर, ठीक है। तो मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर नाम से अपने को पता चल गया कि ये यंत्र जो होगा ये अपना चल रहा फ्रीक्वेंसी मीटर के नाम से जाना जाएगा। तो इसका अन्य नाम जो होगा वो होगा चल लोहे आवर्ती मापक, ठीक है। अन्य नाम जो होगा उसका वो होगा चल लोहे आवर्ती मापक। इसकी संरचना की यदि मैं बात करूं तो संरचना के लिए देखो ध्यान रखना है अपने को, दो कॉइल रहेगी, दो मूविंग कॉइल, ठीक है, एक चल पत्ती व संकेतक, ठीक है। इसके अलावा दोनों कॉइलों की स्थापना होगी वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर स्थापित है होगी। दोनों कॉइलें परस्पर 90 डिग्री पर संयोजित रहेगी, ठीक है। इसके बाद में आगे देखें तो देखो अपने को याद रखना है कि जब दोनों कॉइल 90 डिग्री पर परस्पर संयोजित होती है तो उसके साथ साथ एक कॉइल के साथ रेजिस्टेंस होगा और दूसरी कॉइल के साथ इंडक्टिव परिपथ होगा। इंडक्टिव परिपथ या मैं कह सकता हूं इंडक्टर, श्रेणीक्रम में जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो सेम संरचना जिस जिस जो डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर था उसकी थी वैसी वैसी संरचना में मूविंग आयरन प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर की होती है। यहाँ पर जो परिवर्तन होता है वो केवल इतना सा होता है कि इसके यंत्र में अपने एक रेजिस्टेंस के साथ जो कैपेसिटर लगा रहे थे उसमें, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ अपने को एक इंडक्टर की उपयोगिता या आवश्यकता होगी। दूसरी चीज इसमें परिवर्तन इतना ये रहेगा कि आयरन प्रकार का यंत्र रहेगा तो आयरन प्रकार के यंत्र को हम लोग ये सप्लाई दे करके उसके द्वारा फ्रीक्वेंसी की गणना कर सकते हैं। तो इस यंत्र के लिए अपने को ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद में अब चलते हैं कि इसका जो सर्किट डायग्राम बना होता है वो सर्किट डायग्राम किस प्रकार से बना होता है। तो नॉर्मली छोटा सा एक सर्किट डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। जुड़ा होता है, इसके साथ संकेतक जुड़ा होता है,
अब देखो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल सर्किट डायग्राम जो होता है वो अपना इस तरीके से होता है। ये इसका दूसरा होता है ज्वेल बेरिंग पर, ये आलेखित होता है। ठीक है, अब दोनों दूल्हा जो होता है वो दोनों कॉइलों के मध्य से योजित रहता है। अब बात करते हैं, ये दोनों कॉइलें जो होती है वो एक दूसरे के साथ परस्पर 90 डिग्री का अंतराल बनाए स्थापित रहती है। इनके साथ एक ज्वेल बेरिंग पर आलेखित दूल्हा होता है, और यहाँ एक कॉइल के साथ इंडक्टर से योजित होता है और दूसरी कॉइल के साथ एक रेजिस्टेंस से योजित रहता है। अब ये काम किस प्रकार से करेगा, तो देखो जैसे हम लोग इसको सप्लाई सोर्स के साथ संयोजित करेंगे तो दोनों कॉइलें उत्तेजित होगी। भाई दोनों कॉइलों को जो सप्लाई मिलनी चाहिए वो मिल जाती है। जैसे ही सप्लाई दोनों को मिलती है तो इन दोनों कॉइलों के अंदर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो समान प्रकार का होगा। समान प्रकार का होने के साथ साथ यहाँ पर जो एक टॉर्क विकसित होगा वो एक दूसरे से विपरीत प्रकार का होगा। और जब विपरीत प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा या एक बल यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा तो ये पॉइंटर जो होगा ये फिक्स 50 न्यूटन पर अपना मान जो होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यदि हम लोग इस इंडक्टर मान की बात करें तो इंडक्टर मान यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान अधिक हो जाता है तो इसका मान अधिक होने के कारण इसके अंदर से बहने वाली करंट कैपेसिटी कम हो जाती है और अपनी इस परिपथ में बहने वाली जो करंट होती है उसका मान एकाएक बढ़ जाता है, जिसके कारण से ये संकेतक जो होता है अपना पैमाना जो होता है या फ्रीक्वेंसी मापन जो होता है उसको बढ़ा देता है। मतलब बढ़ा हुआ पैमाना जो होता है उसकी तरफ अपने को उसका मान रिप्रेजेंट करके दे देता है। लेकिन इसके विपरीत यदि इस इंडक्टर में बहने वाली जो अगर धारा है उस धारा का मान यदि कम रहता है तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस मान भी कम होगा। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस मान कम होगा तो उस कंडीशन में ये पॉइंटर जो रहेगा ये अपनी पिछली तरफ विक्षेप पीछे वाली स्थिति में विक्षेप करेगा और उसका मान जो होता है अपने को कम में रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार जब मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है वो कार्य करता है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ इस यंत्र के लिए अपने को ध्यान रखना है कि इस यंत्र के द्वारा यदि हम लोग किसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी की गणना करते हैं, भाई बड़ी फ्रीक्वेंसी की या निम्न फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, गणना करते हैं तो उस दौरान अपने को ध्यान रखना है कि इस यंत्र के द्वारा दिया गया मान जो होगा वो यथार्थ नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ विक्षेप उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, और इस यंत्र के अंदर हम लोग यदि इसकी माप सीमा बढ़ाना चाहे तो इंडक्टर मान को ज्यादा परिवर्तित करके अधिक मात्रा की फ्रीक्वेंसी हम लोग इसके द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके द्वारा केवल और केवल वही मान दर्शाया जा सकता है जो इस संकेतक के साथ पैमाने के ऊपर लिखा हुआ रहता है। तो इस पैमाने के अंतर्गत इसके मान को परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस पैमाने के अंतर्गत इसका मान कम भी कर सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो जितना पैमाना रहेगा उसी हिसाब से इसके मान को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये था अपना मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर। अब इसके बाद में बात करते हैं चौथे प्रकार का जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है वो है अपना इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, यह एक अपना इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर की। तो चौथे प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर है अपना इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। तो इसके लिए अपने को ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होने के कारण इस यंत्र के द्वारा जो मान दर्शाया जाएगा वो सीधा डायरेक्ट डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर दर्शाया जाएगा। तो मान जो होगा मान को सीधे ही डिजिटल डिस्प्ले पर दर्शाया जाएगा। और ये यंत्र जो रहेगा इस यंत्र के द्वारा मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आसानी से मापी जा सकती है। ठीक है, लेकिन अपने इलेक्ट्रिकल में जो यंत्र काम में लिया जाता है उस यंत्र के द्वारा 40 से 60 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की गणना की जाती है।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होता है उसके द्वारा मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी काउंटेड की जा सकती है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने हुए रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है वो सीधे ही जो मान होता है उसको डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि अपने इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज मान परिवर्तन जो होता है वो 10% तक चल सकता है। वोल्टेज मान परिवर्तन जो होता है वो 10% तक कम या अधिक हो सकता है। लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी मान परिवर्तन में जो फ्रीक्वेंसी मान में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन अपना 3% तक ही मान्य होता है। 3% तक की कमी या अधिकता होती है तो उसको भी कंप्यूटर आराम से काउंट कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है। लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी मान में 3% से अधिक परिवर्तन होता है, ये कमी होती है, अधिकता होती है, तो अपने उपकरण की जलने के चांस पूरे पूरे बन जाते हैं। ठीक है, नोट विशेष तौर पर लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी मान में सप्लाई सोर्स की फ्रीक्वेंसी 3% प्लस माइनस तक परिवर्तित हो सकती है। 3% से अगर ज्यादा, अगर 3% बढ़ाते हो या 3% तक 3% से कम करते हो तो उस कंडीशन में यंत्र जो रहेगा, यंत्र अपने फ्रीक्वेंसी दर्शाएगा, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ उपकरण जो रहेगा उस उपकरण के जलने के चांस पूरे पूरे बन जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मान में परिवर्तन जो हो सकता है वो 3% तक परिवर्तन हो सकता है। तो ये था अपना फ्रीक्वेंसी